हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रैंड आईटी जबलपुर ऑनलाइन स्टडी। आज ट्रेड थ्योरी में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा 3 पॉइंट स्टार्टर की। 3 पॉइंट स्टार्टर, इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट स्टार्टर के डायग्राम को समझाया था। आज आप लोगों के लिए मैं 3 पॉइंट स्टार्टर लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर क्या कहलाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर क्या है? यह एक स्टार्टर जो है यह डीसी मोटरों को प्रचालित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीसी के शंट और कंपाउंड, ओके, डीसी शंट कंपाउंड जो मोटर रहती हैं उनको इस स्टार्टर के माध्यम से प्रचालित किया जाता है। इसके द्वारा ही उसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिर यह कार्य किस तरीके से करता है। 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर में भी सिर्फ एक हल्का सा डिफरेंस है। 2 पॉइंट स्टार्टर जो इस्तेमाल किया गया था वह श्रेणी मोटर में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें आर्मेचर की श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग थी। ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और इसमें आर्मेचर के समानांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो इससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर हम लोग इसको 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर या शंट मोटर में और सीरीज मोटर में किस टाइप के स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, किस तरीके से हम उसे समझ सकें। ओके, ये जो मैंने बनाया है इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यह कहलाता है क्या, शंट, और इसी में ही आगे हम देखेंगे कि इसको कंपाउंड भी कैसे बनाते हैं, है ना। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं आखिर यह कार्य कैसे करता है। तो ध्यान देते हैं, इसमें जाने वाली सप्लाई जो रहती है वह रहती है कौन सी, डीसी सप्लाई। प्रतिरोधक वही है, आप देख रहे हैं प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक वही है, NVCP वही है। इसमें आप लोगों को सिर्फ एक्स्ट्रा दिखेगा तो यह दिखेगा, यह है OLC, इसे कहते हैं हम ओवरलोड कॉइल। ठीक है, यह है आर्मेचर, यह फील्ड वाइंडिंग, यह फ्यूज, ओके, आपका फिर यह हो गया स्पार्क स्प्रिंग और यह है आपका हैंडल। वैसे तो सभी चीजें आपको पता होंगी। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि यह कार्य कैसे करता है। तो इसके कार्य करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। अब देखते हैं, सबसे पहले सप्लाई जो रहती है वह डी सप्लाई जो रहती है वह इस फ्यूज से होते हुए, और सबसे पहले यह ओवरलोड कॉइल, ओके, ध्यान दीजिएगा, ओवरलोड कॉइल। चलिए मैं एक चीज नहीं बनाया था वो बना देता हूं। हैंडल की ऑफ स्थिति, हैंडल हमेशा सबसे पहले ऑफ स्थिति में रहता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सप्लाई यहां से आई OLC से होते हुए और किस पे गई, स्पाइरल स्प्रिंग में। स्पाइरल स्प्रिंग जो रहेगी वह अपनी सप्लाई ऑफ स्थिति में, यह क्या कहलाता है आपका ऑफ स्थिति है। ऑफ स्थिति में रखती मतलब सप्लाई यहाँ पे आके अभी ठहर गई, सप्लाई आगे नहीं जा रही। तो अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही इस हैंडल को जब इस तरीके से ऑफ से इस प्रतिरोधक से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर जैसे ही यह इससे कनेक्ट होता है तो कनेक्ट होने के बाद इससे सप्लाई होते हुए इस प्रतिरोधक से होते हुए और कहां आती है, यहां से एक सप्लाई जो है वह चली जाती है किसमें, एक सप्लाई जो रहती है वह चली जाती है यहां से आर्मेचर में, और वहीं से फिर जो हम एक दूसरा सप्लाई देखना है, ध्यान दीजिएगा, यह था एक पहला सप्लाई जो प्रतिरोधक के माध्यम से कहां चली गई, आर्मेचर में, जो आर्मेचर की रोटेशन को कंट्रोल करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट सप्लाई जो है यहां से डायरेक्ट आप देख रहे हैं ये सीधे कहां आ गई है, NVC पर, NVC, ये डायरेक्ट सप्लाई किस पे गई है, NVC पर, और NVC से ही सीरीज से होता हुआ इसमें चला गया शंट फील्ड वाइंडिंग में। इस बात का ध्यान रखना इसमें कि NVC जो लगी हुई है वह इस प्रतिरोधक के, ठीक है, किसके, इस प्रतिरोधक की किसमें लगी हुई है, कि श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है हम देखते हैं, देखिएगा NVC सप्लाई जो है वह इस पूरे प्रतिरोधक से सीधे डायरेक्ट कहां आई है, डायरेक्ट NVC में आई हुई है, और इसके बाद फिर यहां से सप्लाई इससे होते हुए NVC से होते हुए और किस पे चली गई है, शंट फील्ड वाइंडिंग में। तो ध्यान दीजिएगा NVC जो लगी हुई है किसमें,
हमारी जो ये पूरी स्टार्टिंग जो प्रतिरोध है उसके और शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कार्य कैसे करता है। अब मैं यहाँ कहाँ तक आपका हैंडल जो यहाँ तक आया था, तो हैंडल जैसे ही यहाँ तक आता है तो यहाँ से क्या होगा आप जाने कि प्रतिरोध का मान ज्यादा होने के कारण आर्मेचर की जो घूर्णन गति है वह कम रहेगी। ओके, जैसे जैसे इसमें प्रतिरोधक का मान कम होगा, प्रतिरोधक का मान कम होता, ध्यान दीजिएगा, बढ़ेगा नहीं। अभी यहाँ से यह सबसे ज्यादा है प्रतिरोधक का मान। जैसे जैसे हम इस हैंडल को जिस तरीके से हैंडल को आगे बढ़ाते जाएंगे, प्रतिरोध का मान जो होगा वह क्या होगा, कम होता जाएगा। और जैसे ही यहाँ प्रतिरोध का मान कम होगा तो यहाँ पे सप्लाई जो रहेगी डायरेक्ट आर्मेचर को मिलने लगेगी और आर्मेचर अपनी पूर्ण घूर्णन दिशा क्या कर लेगा, पा लेगा, अपनी घूर्णन शक्ति पूरा प्राप्त कर लेगा। इसके बाद आगे की जो प्रोसीजर है वह इस तरीके से देखते हैं कि जैसे ही हैंडल जो है वह एनबीसी से आके यहाँ पर एनबीसी आके यहाँ पे ठहरता है। एनबीसी, अब ध्यान दीजिएगा, एनबीसी डायरेक्ट यहां से क्या लिया था, सप्लाई लिया था। कहां से, यहां से जब सप्लाई लिया था तो ये डायरेक्ट सप्लाई जो था वो सीधे किस पे जा रहा है, एनबीसी पे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं एक बात अभी आप लोगों को नहीं बताया हूं कि एनबीसी को सप्लाई डायरेक्ट कहां से मिलता रहेगा, ठीक है, कहां से मिलेगा। अब ध्यान देखिएगा, इसके कनेक्शन से आपको समझ में आएगा। अगर आप देखें तो यह कनेक्शन इससे होते हुए और इससे विपरीत होते हुए यहाँ पे आके रुका हुआ है। तो इसकी जो एनबीसी की जो सप्लाई है वह कुछ इससे विपरीत होते हुए और किसके पास जाएगा, एनबीसी के पास जाएगा। ध्यान देना इस बात का। ओके, अब इसके बाद एनबीसी को सप्लाई गई, एनबीसी को सप्लाई जाने के बाद यह अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद यह इस हैंडल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आकर्षित करने के बाद फिर उसका एक दूसरा हिस्सा जो था वह किसके पास चला गया, सीरीज शंट फील्ड के बाद। तो इसके आने के बाद ही शंट फील्ड का भी काम आर्मेचर के साथ क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो शंट फील्ड और आर्मेचर जैसे जैसे हम है इस हैंडल को आगे बढ़ाते जाएंगे, शंट फील्ड और आर्मेचर दोनों ही क्रियाशील हो जाते हैं, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को आर्मेचर समझाया, लेकिन साथ ही साथ शंट फील्ड भी क्या होता है, क्रियाशील हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देते हैं कि आखिर इस स्टार्टर में अलग क्या है, आखिर इस स्टार्टर में अलग क्या है बाकी स्टार्टरों के मुकाबले। तो इसमें स्टार्टर में अलग क्या है, सिर्फ एक ये और OLC, यह है इस स्टार्टर में डिफरेंस। वह कैसे बताता हूं मैं, डीसी सप्लाई से जाने वाली धारा का मान अगर सामान्य धारा से अधिक होता है, ठीक है, ध्यान रखना, डीसी सप्लाई में जाने वाली धारा का मान अगर सामान्य धारा से अगर अधिक होता है तो यहां से जाने वाली धारा OLC क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। OLC कॉइल मतलब ओवरलोड कॉइल जो है वह उत्तेजित हो जाती है और वह इस हैंडल को अपनी ओर क्या कर लेता है, जकड़ लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे यह इस हैंडल को अपनी ओर आकर्षित करता है तो एक एनबीसी की सप्लाई जो इस तरीके से इसमें कनेक्ट है और उसका दूसरा छोर जो उसके दूसरे छोर से कनेक्ट है, यह दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, परस्पर टकरा जाते हैं। और जैसे ही टकराते हैं तो टकराने के बाद एनबीसी में बनने वाली जो मैग्नेट रहती है वह निष्क्रिय हो जाती है और जो इसका हैंडल है वह वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से काम करेगा। ओवरलोड कॉइल इस स्टार्टर में अधिक जाने वाली धारा को क्या कर लेता है, जाने के पहले ही ओवरलोड कॉइल जो रहता है वह अपने उस मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेट से इस हैंडल को अपनी ओर आकर्षित करता है और आकर्षित करने के बाद एनबीसी में बनने वाली जो मैग्नेट रहती है जो उस हैंडल को अपनी ओर आकर्षित करके रखी है वह उस हैंडल को वापस पूर्व स्थिति में ला देती है, क्योंकि इसमें बनने वाली मैग्नेट रहती है वह क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है, इन दोनों के शॉर्ट सर्किट होने से। ओके, समझ में आप लोगों को कुछ इस तरीके से यह काम करता है, ठीक है। तो यहीं तक है आप हमारा, इस तरीके से काम करने का है इसका। तो बाकी आप लोग जो नहीं समझ में आया है एक बार और कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा इसके बारे में।
फिलहाल जो इसका क्रिया प्रणाली है वह कुछ इसी तरीके से यह कार्य करता है। ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।